एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये है हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारे डीपीएसपी के बारे में और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है हमारे, ठीक है, डीपीएसपी, और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं। इसमें मैं आपको डीप में नहीं लेकर जाऊँगा कि यार किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, या फिर क्या इसके लॉजिक्स थे और क्या था वगैरह वगैरह, ये सब नहीं बताऊँगा। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ से लिए गए, वो क्या कहलाए और क्या क्या उनके आर्टिकल्स हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर डीप में गया तो फिर वो यूपीएससी वाला टॉपिक हो जाएगा, जहाँ पर इसमें इन्होंने बनाया तो किसने इसे सराहा, किसने नहीं सराहा, क्या इसके क्रिटिसिज्म हुए वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट आती है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से सिर्फ इसका जो मेन पॉइंट है, जो कोर है, सिर्फ वो बताऊँगा आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना कोई वक्त गवाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि लाइक बहुत कम आते हैं यार वीडियोज़ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको पार्ट फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, ठीक है, अब हमारा पार्ट थर्ड आता है। ठीक है, पार्ट थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जाते हैं। ठीक है, मतलब 12 से लेकर 35 तक जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारा ये पूरा पार्ट थर्ड है। ठीक है, और अगर देखिए क्वेश्चन में आए ना कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक हैं, तो वो 12 से लेकर 35 तक है। पर देखिए जो आर्टिकल्स हैं आपके वो 14 से शुरू होते हैं। ठीक है, 12 और 13 में सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन और कुछ गाइडलाइंस हैं, बस, और कुछ नहीं है। पर वो आर्टिकल्स के आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए, इस हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही क्या कहते हैं, हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्या था? देखिए, मैग्ना कार्टा 1215 के आसपास किंग जॉन ने लिखा था, जो पहला ऐसा एक रिटन कोई डॉक्यूमेंट था जो हमारे किसी भी एक लोगों के नियम्स या उनके हक को बताता था। इसलिए इस हमारे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, और ये बहुत ही लंबा और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, जो जस्टिबल है। जस्टिबल मतलब जो न्याय दिलाता है हमारे आम लोगों को। ठीक है, ये आपको याद रखना। और यहाँ तक कि हमारे देखिए फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए गए अमेरिका से, पर अमेरिका के संविधान या फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा बड़ा यहाँ का फंडामेंटल राइट्स है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जब ये आए थे तब इसमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, जब अमेरिका से लिया था तब इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये 7 थे। पर अब क्या हुआ था उसके बाद, आपका जो अमेंडमेंट आया उसके बाद, और 44th अमेंडमेंट में क्या करा उन्होंने, एक आपको डिलीट कर दिया। ठीक है, कौन से में? 44th अमेंडमेंट में। ठीक है, कौन सा फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया यहाँ से? ये राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया था। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि यार कौन सा फंडामेंटल राइट था जो हटा दिया गया, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, और वो आपके अब 300वें आर्टिकल में ए में पहुंच गया है। ठीक है, जो पार्ट 12 में है। ठीक है, और ये अब लीगल राइट है, आपको याद रखना है। अब ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब ये कानून के अंदर आता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। पहला तो ये कि ये सारे सिटीजन्स के लिए होता है। ठीक है, ये सारे सिटीजन्स का मतलब जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमारे फॉरेनर्स हैं, लीगल पर्सनस हैं, जैसे कॉरपोरेशंस हुई, कंपनीज हुई, इन सब के लिए चाहे वो ग्रुप हो चाहे कुछ भी हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, दूसरा ये कि एक एब्सोल्यूट है, ठीक है, और क्वालिफाइड है, पर पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि यार ये बिना कोई वजह से या फिर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है हमारे ऊपर भी या फिर लोगों के ऊपर भी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि
मान लीजिए कुछ करा लोग ने कर दिया और वो अपने फंडामेंटल राइट्स की धमकी दे देगा, यार मेरे पास ये राइट्स हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम है, तो यार मैं कुछ भी बोल सकता हूँ फिर लोगों को, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि यार कोर्ट भी मजबूरी में, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर है तो कुछ नहीं कर पाती ऐसे लोगों का, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का कभी कभार गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का गलत फ़ायदा उठा लिया जाता था, इसलिए उसे हटा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मनी आ रही है, प्रॉपर्टी आ रही है, इसलिए वो उसे हटा दिया गया। और ये आपको याद रखना है। देखिए एक चीज़ आपको और बता दूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं ना, वो अपडेट किए जा सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है उसमें, पर जो उसका कोर है, मतलब जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसे नहीं बदल सकते, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे। द टर्म स्टेट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट सिंस आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म ऑफ द पर्पज ऑफ पार्ट 3, ठीक है। देखिए मैंने बताया ना कि इंट्रोडक्शन है आपके 12 में, जहाँ पर क्या है वो पर्पस बताता है कि यार पर्पस क्या है आपके पार्ट 3 का, क्या पार्ट 3 क्या करना चाहता है, ठीक है, वो आपका आर्टिकल 12 बता रहा है, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हमारे आर्टिकल्स क्या हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ जानेंगे कि क्या है। देखिए राइट टू इक्वलिटी है आपका, ठीक है, मतलब समानता का अधिकार, ये है आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में, ठीक है, 14 से 18 के बीच में आता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हमारा रिलीजन में हमारा बराबर हो, हमें सेक्स में हमें बराबर मिले, कास्ट में हमें बराबर मिले, प्लेस और बर्थ में हमें बराबर समानता दी जाए। ये समानता कानून से पहले हमें दी जाए, यार कि कानून ये नहीं कि हमारी समानता को छीन ले। छुआछूत में समानता, ऐसी कई सारी समानता हैं। देखिए इमिट्री में, जॉब में समानता, ऐसी कई सारी समानता हैं जो हमें चाहिए, पर क्या वो मिलती हैं? आज भी वो नहीं मिलती हैं। क्यों? संविधान में है, पर आजकल भी लोग रिलीजन्स वगैरह और कास्ट वगैरह में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि वो अपनी राइट टू इक्वलिटी को भूल गए हैं, ठीक है। ये मेरा एक थॉट था जो मैंने आपको इसके बीच में बता दिया, ठीक है, क्योंकि मैं खुद देख रखा है, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो लोग बहुत ही कास्ट के पीछे, जैसे मेरी फैमिली में बहुत कास्ट के पीछे भागते हैं, जो मुझे नहीं पसंद आता, इसलिए घर वालों को भी मेरे थॉट्स हैं वो गलत लगते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राइट टू इक्वलिटी होता क्या है रियलिटी में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी की, ठीक है, आज़ादी का हक, ओके, या फिर कहें तो आज़ादी का अधिकार कह सकते हैं। इसमें जो 19 से लेके 22 तक चलता है आपका, ठीक है, आर्टिकल 19 से लेके 22 में। इसमें क्या है, देखिए बोलने का अधिकार हमारे पास, ठीक है, चलने का अधिकार, रहने का अधिकार, काम करने का अधिकार, ठीक है, कहीं घूमने जाने का अधिकार, कुछ पढ़ाई करने का अधिकार, ठीक है। ये सारे अधिकार ऐसे होते हैं जिनकी हमें फ्रीडम चाहिए होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये होते हैं आपके राइट टू फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये होता है आपका 23 से लेके 24 के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए अब देखिए ये क्या है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब हम शोषण का विरोध कर सके कि यार शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका विरोध करना हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। उसमें क्या है, जो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यार लोगों को इधर से उधर भेजना, किडनैप करना, ज़बरदस्ती काम करवाना, ठीक है, हम कह सकते हैं जैसे चाइल्ड लेबर होते हैं, बच्चों से काम करवाना, इन सब के विरोध में, ठीक है। और इसके आर्टिकल होते हैं 23 से 24। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब देखिए ये 25 से 28 होता है, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हमें अपने धर्म को फॉलो करने की पूरी छूट हो। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे मुसलमान में नमाज पढ़ने का पूरा हक दिया जाए, पूरा कोई टोके ना। मैं अगर हिंदू हूँ तो मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई रोके ना, ठीक है। मैं अगर क्रिश्चियन हूँ तो मुझे चर्च में जाने से कोई रोके ना। अगर मैं बौद्धिज्म में हूँ तो मुझे स्तूप में जाने से कोई रोके ना, ठीक है। ये है मेरे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। मैं अपने रिलीजन का प्रचार अच्छे से कर सकूँ, लोगों को उसको जागरूक कर सकूँ। ये मैं अपने रिलीजन के लिए कोई भी टैक्सेस का पेमेंट नहीं करूं, ठीक है। टैक्सेस का पेमेंट मतलब रिलीजन के बेस पे हम टैक्सेस को पे नहीं करते हैं, वो होता है हमारा इनकम पे बेस्ड, ठीक है। जितने भी हमारे
भागवत कथा होती हैं, या फिर कभी नवाज होती हैं, मुहर्रम होते हैं, या फिर क्रिश्चियन में आपके कोई होते हैं, ईसा मसीह का कोई भी डे होता है, बौद्धिज्म में आपके कोई मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनके फॉलोअर्स, उनको जाने से ना रोका जाए, उसकी स्वतंत्रता, ठीक है। तो मतलब अपने धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए कोई टोके ना रोके ना, वो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। देखिए कल्चर और एजुकेशनल राइट्स आपका आर्टिकल 29 और 30 के अंडर आता है। कल्चर मतलब हमारे संस्कार, या कहें तो हमारी सभ्यता और ज्ञान, ठीक है, एजुकेशनल राइट्स, हाँ ठीक है। इसमें क्या है कि हमें अपनी भाषा, अपनी लिखावट, अपना जो सभ्यता है हमारी, ठीक है, उसको नहीं गंवाना चाहिए, उसका हमारा पूरा हक होना चाहिए कि हम उसे फॉलो कर सकें, हम उसे और आगे बढ़ा सकें, हम उसे सीख सकें, ठीक है। या फिर जैसे कोई ट्राइब्स हैं, देखिए माइनॉरिटी है किसी की और उसकी कुछ अलग सभ्यता है, तो वो अपनी सभ्यता को ज़बरदस्ती नहीं छोड़ सकता, हम वो आराम से फॉलो करने का उसे हक है, हम नहीं छुड़वा सकते, ठीक है। तो ये होता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद आपका छठवा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होती हैं? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपकी होती हैं आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 32 है, ये क्या कह रहा है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। देखिए मान लीजिए कि आपके कोई जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके स्वतंत्रता के अधिकार हैं, या फिर जो आपके जो भी एक अधिकार हैं, अगर उनका कोई खंडन करता है, मतलब उनको कोई रोकता है कुछ करने से, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि इसने मेरे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ा है, उल्लंघन किया है, रोकने की कोशिश की है, ठीक है। यह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब हमें संविधान में ये दिया गया है कि हम अपने जो अधिकार हैं उनको बचा सकें, ठीक है। देखिए अब रिट्स कुछ है थी, जैसे हैबियस कॉर्पस, ठीक है, और मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, ठीक है, क्वारो रेंटो। देखिए ये ऐसे कुछ रिट्स मतलब ऐसे कुछ रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ पर क्या है अलग अलग पनिशमेंट के अलग अलग हमें एक ऑप्शन दिए जाते हैं कि हाँ यार तुम्हारे पास ये रेमेडीज़ है, ठीक है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो अपनी जो अगर तुम्हारी कोई फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो रही है, ठीक है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके सारे आर्टिकल्स थे और आपके सारे फंडामेंटल राइट्स, तो जो मुझे लगा मैंने डिटेल में आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए 12 में क्या आता है आपका, मैं अब सिर्फ आर्टिकल्स की बात करूंगा, ठीक है। 12 में आपका आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, 12 आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 में आपका आता है, 13वें आर्टिकल में आता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कौन कौन से लॉज हमें याद रखने अपने पर्पस को पूरा करने के लिए या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया था, राइट टू इक्वलिटी है आपका, राइट टू फ्रीडम है आपका, ठीक है, ये सब इतना नहीं पूछा जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हाँ बस ये आपको याद रखना है कि 23 से 24 हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, 19 से 22 हमारा राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा फिर से 25 से हमारा 28 तक है। कल्चर एंड फंडामेंटल राइट्स हमारा 29 से 31 तक है। सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज हमारे कितने हैं? 31, ये हमारे चल रहे हैं जो हमारे इसी के अंदर आते हैं। देखिए कल्चर एंड इसके अंदर आ रहे हैं 31 A-B-C, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारी 32 32वें आर्टिकल में है। उसके बाद देखिए 33वां आर्टिकल आपका आता है जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स ऑफ द कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट। देखिए आर्टिकल 33 आपको बताता है कि वो मॉडिफाई कर सकता है अपने राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, इस पार्ट के अंदर, ठीक है। ये था आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स का फंडा। देखिए अब हम आते हैं आपके DPSP पे, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अब देखिए पहले तो आपको ये बता दूं ये लिए कहाँ गए। जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स बताया अमेरिका से लिए गए थे, ठीक है। ये आपके लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड या कहें आयरिश लैंड से, ठीक है, आयरिश लैंड से लिए गए थे, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए थे। पार्ट 4 के अंदर ये आते हैं, ठीक है, पार्ट 4 के अंदर हैं और आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में ये रहते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना जानना है। अब आपको ये जानना है कि जो हमारा डिफरेंस क्या होता है हमारा DPSP और हमारे फंडामेंटल राइट्स के बीच में, क्या डिफरेंस है हमारा, ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है। हम वो देखते हैं पहले।
देखिए अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा हुआ है कि दीज आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिटेड द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। देखिए ये क्या है कि आपको फंडामेंटल राइट्स क्या है, स्टेट की पावर को थोड़ा सा छीन लेते हैं, ठीक है। पीपल, आदमियों के जो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, आम जनता है, उसके पास पावर ज़्यादा चली जाती है फंडामेंटल राइट्स में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कि स्टेट को थोड़ी सी पावर मिल जाती है कुछ करने की, ठीक है। देखिए अब आप इससे कुछ समझे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स पावर अगर देता है आम आदमी को, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पावर देते हैं आपको सरकार को। क्यों? दोनों को बैलेंस रखना है यार। अगर सारी पावर आम आदमी के पास चली जाएगी तो वो हर जगह अपना कोई ना कोई फंडामेंटल राइट घुसेड़ देगा। तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या दिया गया है कि अगर इस कंडीशन में फंडामेंटल राइट टूटता है, गलत मतलब कोई गलत रीजन की वजह से, तो हम उसकी हेल्प करेंगे उस आदमी की, उसके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। पर अगर उस आदमी की गलती थी और वो कुछ गलत करते वक्त उसने अपना फंडामेंटल राइट्स खो दिया, तो वहां पर उस आदमी की कोई भी मदद नहीं की जाएगी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताता है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीधे सीधे एक तोड़ है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। ये वो कोशिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, इसलिए इसको लिया गया है। पर थोड़े इसमें भी चेंजेस किए गए हैं कि यार पूरी पावर स्टेट के पास ना चली जाए, थोड़ी मतलब बराबर बराबर पावर दोनों को मिलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, दीज आर जस्टिबल, ठीक है, दे आर लीगली इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन। देखिए ये क्या है कि हम इसके लिए कोर्ट में जाके दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि यार हमारा ये वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, हमें एक न्याय चाहिए। ये क्या होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, यार यहाँ पर हम लीगली नहीं जा सकते। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हम उल्लंघन कर देते हैं तो हम कोर्ट नहीं जा सकते कि यार हमें इंसाफ चाहिए। क्यों? गलती हमारी है, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को तोड़ दिया, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम सी आ रही है शायद। हाँ स्क्रीन कट रही है, ओके स्क्रीन कट रही है, मैंने देखा नहीं। ओके तो देखिए स्क्रीन कट रही थी, मैंने अब ध्यान दिया कि स्क्रीन कट रही है, इसलिए चलिए मैंने फुल स्क्रीन पे ले आया हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द नेगेटिव एज दे प्रोहिबिटेड द स्टेट फ्रॉम द डूइंग सर्टेन थिंग्स। देखिए वैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे ही बढ़ता हूँ सीधे सीधे, कि इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट के लिए कि दे एम एट एस्टेब्लिशिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि यार थोड़ा थोड़ा गणतंत्र लाने की कोशिश कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की, यार सारी पावर सरकार के पास ना रहे, थोड़ा थोड़ा मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की भी पावर जनता के पास रहे, जैसे वोटिंग सिस्टम, ठीक है। कह सकते हैं कि यार वो हमारा एक तरह से हमारा अधिकार है, हम वोट देते हैं, सरकार को बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, देखिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि दे एम टू स्टेब्लिशिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, वहाँ पे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कर रही थी, ठीक है, फंडामेंटल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके जो इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी होते हैं ना, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। वैसे ये देखिए इतना डिफरेंस काफ़ी है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियोस को देखिए पॉज करके आप पढ़ते जाइए, मैंने आपका लिख रखा है पूरा, ठीक है। लास्ट के 3 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। देखिए ये हमारा पार्ट 4 का ही एक हिस्सा है, जो 4A है, ठीक है। ये कौन सा है? पार्ट 4A है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए मैं कहूँ फंडामेंटल राइट्स क्या थे कि हमारा अधिकार, ठीक है, कि ये हमारा अधिकार हमें चाहिए, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। पर अगर कुछ संविधान के अधिकार हों, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहलाती हैं कि यहाँ हम संविधान का ये हक है कि हम उसकी इज्जत करें, ठीक है। हमारे झंडा, हमारा तिरंगा है, उसकी हमें इज्जत करें, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। मतलब हमारी ये ड्यूटी है कि हम इस रूल्स को, इन आर्टिकल्स को फॉलो करें। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इन्हें करना अनिवार्य है, ठीक है। और ये जो आया था ये USSR से लिया गया था, सोवियत जो संघ था आपका, इसको हम आज के टाइम पर रसिया कह सकते हैं कि रसिया से लिया गया था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 51A है, ठीक है आपका ये, और एवरी सिटीज़न को ये निभाना पड़ता है, मतलब हर नागरिक को ये निभाना पड़ेगा। देखिए अब इसकी कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं मैं वो आपको बताता हूँ। पहला
टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स डी आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। देखिए सीधा सीधा बस वही कह रहा है कि यार हमें रेस्पेक्ट करनी है संविधान की, और उसके जो आइडियल्स हैं, मतलब उनके जो कहते हैं ना एक संघ, मतलब रूल्स हैं, उन्हें हम उनकी इज्जत करेंगे। ठीक है, आइडियल्स को रूल्स कह लीजिए, हम उनकी इज्जत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी, और साथ ही साथ नेशनल एंथम है, ठीक है, और जो हमारी नेशनल एंथम है उसकी भी हम रेस्पेक्ट करनी है, मतलब इज्जत करनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है और फॉलो करना है उस नोबल आइडियल्स, या उस कहें तो उस नोबल आइडियाज़ को जो हमें इंस्पायर करते हैं। कब? जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी हमारे फ्रीडम के टाइम पे, कि यार हमारे जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने क्या क्या किए थे, हमें उनकी इज्जत करनी है, सीधे मतलब उनका ये कहना है। नेक्स्ट है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए हमें अपनी कंट्री की एकता, स्वतंत्रता, ठीक है, और मतलब भाईचारा, जो भी आप कह सकते हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, हमें अपने देश को टूटने नहीं देना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देखिए हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने देश के लिए सर्विस देनी है अगर हमें बुलाया जाता है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल of India, transcending religious, linguistic and regional and sectional diversity and renounce the practice, ठीक है, derogatory to dignity of women। देखिए वो क्या कह रहा है कि हमें बचाना है अपने ब्रदरहुड, अपने भाईचारे को। ठीक है, किससे? हमें अपने भाईचारे को आगे रखना है हमेशा, अपनी जातिवाद से, अपनी भाषाओं से, ठीक है, अपने एरिया से। ठीक है, ये जितने जितने डाइवर्सिटी है, मतलब जितने बदलाव आते हैं हमारी भाषा में, जाति में, अपने एरिया में, उन सब से आगे हमें अपने भाईचारे को रखना है। और साथ ही साथ हमें अपनी जो औरतें हैं उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो इज्जत है, वो भी हमेशा बचा के रखनी है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, पर कितने लोग आज के टाइम पे फीमेल या वुमेन की इज्जत करते हैं, आप वो भी जानते हैं। मैंने भी देखा है कई लोगों की, रास्ते में अगर चल रहे हैं और कोई अच्छी सी लड़की दिख जाए यार, वो जीन्स टॉप पहने, तो हम कमेंट पक्का करते हैं। वहाँ पे दिखता है कि यार हम कितना वुमेन की डिग्निटी को प्रमोट करते हैं या उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसा होता है, पर नहीं लोग समझते और नहीं जानते कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हैं, तो प्लीज़ इन्हें फॉलो करिए, आपको अच्छा मिलेगा। देखिए लड़की को देखने के बाद हमें सिर्फ 5 मिनट का सुख मिलता है, पर अगर हम उसकी इज्जत करें और अगर उसको मतलब एक दर्जा दें ऊपर का, तो वो जो खुशी मिलेगी ना आपको, वो अलग मिलेगी। एक बार कोशिश करके देखिएगा, आपको पक्का कह रहा हूँ आपको खुशी मिलेगी, ना कि उसके ऊपर कमेंट पास करके। ठीक है, अगर कोई कमेंट पास कर रहा है तो आप उसे रोकें, देखिए फिर कितनी आपको खुशी मिलती है और बहुत अच्छा आपको फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ठीक है, हमें बचा कर रखना है किसको? जो हमारी कल्चर है। ठीक है, कंट्री का जो कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट मतलब इतना अलग अलग प्रकार के जो कल्चर हैं उन सबको बचा के रखना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए हमें अपने जंगलों को, पेड़ पौधों, नदियों को, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, उस वहाँ के जीव जंतुओं को बचाना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, देखिए हमें हर चीज़ में आगे बढ़ना है, चाहे वो हमारा इंसानियत हो, चाहे हमारा साइंटिफिक टेम्पर हो, या हमारी कोई सी भी चीज़ हो, हमें सब में आगे बढ़ना है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी और दंगे वगैरह या वायलेंस से हमें अपने देश को बचाना है। ठीक है,
to strive towards the excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise together। देखिए वो ये कह रहा है कि हमें नए आयाम, नए अचीवमेंट पाने हैं, 7 लोगों को लेकर, अकेले नहीं, ठीक है, साथ चलकर, सबका साथ लेकर हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे हम देश को आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है कि टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, ठीक है। दिस ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसके मुताबिक हमें हमारे जो बच्चे हैं उन्हें 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक उन्हें पढ़ाना ही पढ़ाना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है। तो देखिए ये आपके फंडामेंटल राइट्स थे, क्या होता है बता दिया, डीपीएसपी क्या होती है वो आपको मैंने बता दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्या इनके बीच में अंतर है वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको यार ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है आपको तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।